नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज हम लोग 68 बीपीएससी पीटी को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे। और ये क्यों कर रहे हैं, जनरली सबको पता है गाइडेंस वीडियो मैं बिल्कुल ना के बराबर लाता हूँ। हफ्ते में एक भी आ जाए तो भी बहुत होता है, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो कोई 11th 12th का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं, तो उनको इतना गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है जनरली। हाँ, कहीं कहीं पर आपको पड़ती है, तो इसलिए कभी कभी लाना पड़ जाता है इस तरह के वीडियो। आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे, सबसे पहले मैं वही बता देता हूँ। सबसे पहला चीज़ जो आज हम बात करेंगे वो है कि एग्ज़ाम 12 फरवरी को ही होगा आपका। बहुत कम दिन बचे हुए हैं, बहुत ही कम, लगभग 15 दिन बचे हुए हैं। तो 12 फरवरी को एग्ज़ाम को लेकर सबसे पहला चीज़ आप लोगों का रिवीजन का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए सब जगह लगा होगा, हो सकता है इस तरह की चीज़ें। दूसरा चीज़ हम लोग बात करेंगे कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे एग्ज़ाम में तो कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए और उस चीज़ की हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जिन लोगों ने पहली बार दे रहे हैं 68वीं बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग के साथ, इससे पहले नेगेटिव मार्किंग अगर उन्होंने दिया हुआ है तो उनको थोड़ा सा कम दिक्कत आएगा, नहीं तो वाकई आपको बहुत दिक्कत आएगा एग्ज़ाम में आपको सबसे पहले तो इसी चीज़ का दिक्कत आएगा कि वहाँ पर जाके कितने सवाल हल करने हैं, है ना। इस चीज़ पर भी बात करेंगे। उसके बाद से बात करेंगे क्या वाकई जो टेस्ट सीरीज होता है, टेस्ट सीरीज वो किस काम के लिए यूज होता है, पर्पस क्या होता है, और क्या ये वाकई हमें मदद भी करता है या बस हम ऐसे ही करते हैं, और टेस्ट सीरीज से मूल निचोड़ क्या निकालना चाहिए। इसी मुद्दे पर 3 चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आप लोगों का समय बहुत ही प्रीसियस है इस समय, तो इसलिए रिवीजन पर ही फोकस कीजिए। इस तरह के वीडियो को देखने से थोड़ा सा बचिए, लेकिन कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सरस्वती पूजा का ही होता है, सरस्वती पूजा भी होता है आज के दिन, बिहार में भी है शायद, तो उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। शुरू करते सबसे पहला चीज़ रिवीजन। देखो गुरु, एक चीज़ बताता हूँ मैं, निगेटिव मार्किंग और ई ऑप्शन, मैं कोई डराने नहीं आया हूँ, ना ही मैं चीखने चिल्लाने आया, न जोर जोर का मोटिवेशन, कुछ भी नहीं, नथिंग। शांत होकर समझते हैं। निगेटिव मार्किंग और ई ऑप्शन जो होता है ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। डेडली कॉम्बिनेशन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत आएगी आपको। जैसे मैंने आपसे पूछा कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन कौन सहयोगी थे, है ना। जो राजेंद्र प्रसाद हैं उनका नाम दे दिया मैंने, अनुग्रह नारायण सिंह जी का नाम दे दिया आपको, उसके बाद से रामचंद्र शुक्ल जी का नाम दे दिया। तो इन सब लोगों का जब मैंने आपको नाम दूंगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में आपके ऊपर प्रेशर जब होता है तो सबके नाम याद होते हुए भी निगेटिव मार्क के कारण, डर के कारण पहले तो आप लगा देते थे, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आती थी कि चलो भाई हो सकता है सारे के सारे ही हों, है ना। लेकिन अब आप निगेटिव मार्क्स के कारण इसको लगाने से घबराओगे एग्ज़ाम में। इसलिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि निगेटिव मार्क के साथ ई ऑप्शन जो है ये डेडली कॉम्बिनेशन एक बनेगा 68वीं बीपीएससी में। अगले बीपीएससी से तो ई ऑप्शन हट जाएगा। इसके कारण से आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपका एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन जो है वो बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल भी ना हो कन्फ्यूजन। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन सभी को होता है, लेकिन आपको अगर अधिक कन्फ्यूजन हो रहा है जिस भी सब्जेक्ट में, 15 दिन है, 15 दिन में उस सब्जेक्ट की ऐसी की तैसी करके रख दो। इतना अच्छा से रिवाइज करके जाना चाहिए आपको, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत फेस करना पड़ेगा। इस चीज़ की मैं पहले ही बता रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं रिवीजन के लिए, सबसे पहले किन किन चीज़ों का रिवीजन करना है। तो देखो बंधुओं, जो आपने बुक्स पढ़ा है, जो भी आपने किताबें पढ़ी हैं, सबसे पहला रिवीजन उसी का होता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, बहुत सारे लोगों ने अभी तक कर लिया होगा, आपने भी कर लिया होगा। नहीं किया है तो सबसे पहले उस बुक का रिवीजन कीजिए जिससे आपने बेसिक पढ़े थे सबसे पहले शुरुआत में, वही आपका सबसे पहले काम आता है। अगर किसी का लेक्चर देखा था किन्हीं टीचर का तो उसको रिवाइज कर लीजिए। कहीं से भी, जहाँ से भी, कोई अगर बुक पढ़ा था, कोई पीडीएफ पढ़ा था, कोई मटेरियल पढ़ा था, तो उसको रिवाइज करने का परफेक्ट टाइम होता है 1 महीना से लेकर एग्ज़ाम के 7 दिन पहले, 8 दिन पहले तक। दूसरा चीज़ क्या रिवाइज करना है, जो आपने एमसीक्यू लगा चुके हैं सबसे पहले उनको रिवाइज कीजिए। जो आपने एमसीक्यू इससे पहले लगा लिए हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ लगा लिया है, लूसेंट पढ़ लिया है, घटना चक्र पढ़ लिया है,
करंट MCQ अगर कर लिया है तो सबसे पहले जाके उसको बार बार 2 बार से 3 बार रिवाइज करना है। 2 से 3 बार रिवाइज करना है अगर MCQ इससे पहले कोई लगाया है तो। MCQ क्यों कह रहा हूँ मैं रिवाइज को, क्या वो MCQ आपसे पूछ लेगा? हो सकता है कि पूछ ले, 50% 60% चांस होता है कि वही MCQ उठा के कॉपी पेस्ट हो जाए, करंट के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, लूसेंट के, घटना चक्र के, इन सब से। लेकिन ये MCQ का जो फैक्ट होगा अगर आप उसको रिवाइज कर लेंगे, इस MCQ का जो कॉन्सेप्ट होगा अगर आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो ये चीज़ आपका एलिमिनेशन में मदद करेगा। एग्ज़ाम के एक फैक्ट पर आधारित 10 सवाल बन सकते हैं, तो उस 10 सवाल में से कोई सा भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके कारण से MCQ को भी रिवाइज कीजिए जो आप पहले कर चुके हैं, जो बुक्स आपने पढ़ा है उसको भी रिवाइज कीजिए। तो क्या इसका मतलब टेस्ट सीरीज़ नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए टेस्ट सीरीज, बिल्कुल ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो GS के सवाल होते हैं वो भी तो आपका MCQ पे रिवीजन में ही आएगा। आप प्रैक्टिस कहाँ पर करोगे? क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करोगे? नेगेटिव मार्किंग के साथ कितने क्वेश्चनों को लगाना है एग्ज़ाम में, कितने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, ये कहाँ पर प्रैक्टिस करोगे? और बिना प्रैक्टिस किए अगर कोई ये सुरमा सोच रहे हो कि हम तो UPSC की तैयारी करते हैं, हम तो BPSC 2 बार दे चुके हैं, हमें क्या दिक्कत, हम तो डायरेक्ट चले जाएंगे उस दिन मुरट्ठा बांध के एग्ज़ाम में और दे के आ जाएंगे, इस तरह के भ्रम में मत रहिए। आप अगर स्मार्ट हैं तो आयोग ओवर स्मार्ट है और आपसे ज़्यादा स्मार्ट लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसलिए रिवीजन ज़रूर करके जाइए। टेस्ट सीरीज़ भी रोज़ लगाइए, एक कम से कम एक को 2 बार लगाना है, 3 बार लगाना है, जिससे उसके सवाल आपको कॉन्सेप्ट सहित याद हो जाएं। टेस्ट सीरीज़ लगाना कैसे होता है, मैं कभी एक फोर्स नहीं करता हूँ कि नहीं आप 2 बार वीडियो से देखो, आप एक बार बस वीडियो से देख लो, वो काफ़ी होता है वीडियो से एक बार देखना यूट्यूब पर, है ना। उसके बाद से आप 2 बार PDF से कर लो, या हो सकता है आप तीनों ही बार वीडियो से रिवाइज करना चाहो, मैं उसके लिए भी नहीं रोकूंगा, है ना। तो ये चीज़ मूल होता है, रिवीजन का मूल मंत्र ही यही होता है। क्या होता है कि सबसे पहले जो बुक पढ़े हैं, जो सोर्स है आपका, अगर आपका अपना नोट्स है, बुक हो गया, नोट्स हो गया, सबसे पहले इसको रिवाइज करना है। उसके बाद से जो MCQ हमने लगाए हैं, जो टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं, जो करंट के MCQ लगाते हैं आप, जो घटना चक्र आपने प्रैक्टिस किया है, जो लूसेंट आपने प्रैक्टिस किया है, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए बैठकर। बस यही चीज़ करना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस बार आपका एलिमिनेशन मेथड में भी काम आएगा। जैसे कोई सवाल आता है जो आपको नहीं आता है, मान लो एक पल को मान लिया कि आपको सवाल नहीं आता है, कोई ऐसा सवाल पूछा जिसके 2 ऑप्शन जो हैं वो आपको पता है कि ये 2 ऑप्शन तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं हो सकता है, बाकी बचे 2 ऑप्शन, तो वहाँ पर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, तुक्का नहीं, उसको कहा जाता है कैलकुलेटेड रिस्क। इस चीज़ पर हम डिटेल में बात करेंगे, अभी अगले टॉपिक में उसी पर चर्चा करेंगे। तो पहला मैंने समझा दिया कि रिवीजन का आपका क्या तरीका होना चाहिए। रिवीजन करके जाना, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। थोड़ा सा मैं ड्रीम सेलिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ, सपने बिल्कुल नहीं बेचता हूँ कि नहीं आप तो एग्ज़ाम दो, बस आपके लिए रखा हुआ है सीट, ऐसा कोई भ्रम मत रखना। आजकल के समय में ग्रुप D का भी एग्ज़ाम निकालना मुश्किल है, तो अगर आप ढंग से पढ़ के नहीं जाएंगे तो 68वीं BPSC में भले ही कुछ लोग बोल देंगे SDM का पद नहीं, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, लेकिन आप उस पद को भी, जो उसमें पद है उसको भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आप PT पास करना मुश्किल होगा। ये सच्चाई है, ट्रुथ है, जो मुझे बोलना चाहिए, नहीं छुपाना चाहिए किसी से भी। ओके, तो रिवीजन करके जाना। अगला आते हैं कि इस बार का जो एग्ज़ाम है उसमें थोड़ा सा कट ऑफ की बात हम लोग अगर करें, आपको मैं सच्चाई थोड़ा सा और बता दूं डीप में, तो 4 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। पिछली बार भरा था 8 लाख बच्चों ने फॉर्म, लेकिन उसमें सीट भी बहुत सारे थे, 800 के करीब में सीट थे। इस बार तो 350 सीट भी नहीं है, 320 से 25 के आसपास है। आप ही मुझे बताओ 320-25 में से, चलो ठीक है SDM का पद अगर नहीं आता है, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे, लेकिन जितने भी देंगे, जितने भी लोग देंगे, कितने लोगों को मेंस के लिए चुना जाएगा? 4200 से ज़्यादा 4500 बच्चों को चुना जाएगा मेंस के लिए, इससे ज़्यादा तो नहीं चुना जाएगा मेरे हिसाब से। इतने लोगों को अगर चुना जाएगा तो कट ऑफ जो होगा वो ऑटोमेटिक ऊपर ही रहेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे नेगेटिव मार्किंग कारण कट ऑफ नीचे आएगा, आ सकता है, लेकिन अगर अधिक बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और मेंस के लिए कम लोगों को सेलेक्ट किया गया तो कट ऑफ ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा, है ना, निगेटिव मार्किंग के साथ चला जाएगा।
ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। लेकिन अभी तक के हिसाब से जो सिनेरियो बन रहा है उसमें कट ऑफ 100 प्लस में रहने की तो उम्मीद मैं कर ही रहा हूँ। इसलिए 15 दिन समय है, क्यों नहीं इसको अच्छे से यूटिलाइज कर ले, डर के ही सही क्यों ना पढ़ लें भाई, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है। अब आते हैं कितने सवालों को करना होता है उस चीज़ पर। देखो गुरु, अगर आपको आता है 150 सवाल MCQ रहते हैं, वहाँ पर रहेंगे आपका नेगेटिव मार्किंग के साथ। अगर आपको सवाल बन रहे हैं, बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं आ रही, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, नहीं आपको कोई दिक्कत आ रही, सारे क्वेश्चन याद हैं मैथ सहित, 140 सवाल आप कर ले जा रहे हैं, तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगता है, कर ले जाइए। अगर आपको उतने सवाल में आपका है कॉन्फिडेंस है कि मैं उतने सही कर सकता हूँ, निसंदेह कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1/4 है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग। लेकिन अगर आप ये शपथ खा के जाते हो कि मैं धरती माता की कसम खाता हूँ कि मुझे 80 सवाल ही आएंगे तो मैं 80 ही करके आऊँगा, तो आप पहले ही रेस से बाहर हो जाओगे। क्योंकि वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 80 सवाल ही आपको आएँ और आप 80 करके आएँ और 80 के 80 सही हो जाएं और कट ऑफ भी 80 ही जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। और पूरे पेपर में ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, वो 80 से 90 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा वो श्योरिटी के साथ करेगा, बाकी उसको कैलकुलेटेड रिस्क उठाना पड़ता है। निगेटिव मार्किंग का यही फॉर्मूला होता है। कैलकुलेटेड रिस्क का क्या मतलब होता है कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको तुक्का, मैं शब्द नहीं यूज कर रहा हूँ, आज तक के अपने सारे ज्ञान अनुभव लगा के आपको ऑप्शन एक सेलेक्ट करना पड़ता है ना। जैसे आपने मान लो 5 सवाल में आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेकर 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज हो रहे थे, तो एक ऑप्शन पर मार के सही चले आए। 5 में से एक भी आपका अगर सही हो जाता है ना, मान लो 2 भी सही हो जाता है, तो 1/4 है मार्क, तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं हुआ, तभी आपको नंबर तो मिल ही रहा है ना। 4 सवाल पर 1 सवाल का जा रहा है, तभी तो 1 नंबर आपको मिल ही रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है ना 5 में से। तो यही होता है टेक्निक सही करने का, ये आपको लेना ही पड़ता है वहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क। तो मिनिमम अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो करिए जितना कर सकते हैं, लेकिन 120 से 130 तक सवाल आपको करने ही पड़ते हैं। अपनी अपनी कैटेगरी वाइज से भी आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। और मैथमेटिक्स इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए आपको फैक्ट रट के नहीं जाना है, पहले से ही आप उसको वहाँ पर कैलकुलेट करके श्योरिटी के साथ श्योर हो जाओगे कि ये 10 क्वेश्चन तो मेरा गारंटेड सही होगा। इसलिए मैथमेटिक्स के सेक्शन को छोड़ के मत जाना। परसेंटेज हो गया, और उसके बाद से जो रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया, क्रय विक्रय का है, लाभ हानि का है, समय दूरी का है, डिस्टेंस वगैरह का है, ये सब चैप्टर आसान से, और इन्हीं सब से मैक्सिमम सवाल रहते हैं। ब्याज वगैरह से, ब्याज मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज और ये सब जो सवाल होते हैं, इन सब से पूछे जाते हैं। तो मिनिमम आपको इतने सवाल तो करने ही करने पड़ेंगे बंधुओं। इससे कम अगर ज़्यादा ही कम जा रहा है तब तो आपको नहीं जाना चाहिए, दिक्कत अगर आती है। तो अब ये देखते हैं कि इतने सवालों को हम कैसे करें, इसकी प्रैक्टिस कहाँ से की जाती है। तो टेस्ट सीरीज लगाने का मकसद इसी में छुपा हुआ है जो मैंने अभी बोला। टेस्ट सीरीज जब आप लगाते हैं, अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना। टेस्ट सीरीज जब आप लगाते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जिसमें आपका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रहता है। ध्यानपूर्वक सुनना थोड़ा सा, कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जिसमें आपका परफॉर्मेंस बेस्ट रहता है। सबसे पहले उस सेक्शन के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना एग्जाम में, गोला कर लेना। जो क्वेश्चन आप बिल्कुल श्योर हो उसको तो पहले अटेम्प्ट में कर ही देना है। जिस पर आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन उस पर 1 गोला कर लिया। जिस पर 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है उसको क्रॉस लगा के छोड़ दिया। जो नहीं आता है उसको अलग से करके, ये आपका मार्किंग करके छोड़ देना है, क्योंकि 2 घंटे का समय कम नहीं पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको करने नहीं हैं। तो टेस्ट सीरीज जब आप लगाते हो तो पहला चीज़ आपको गौर करना है किस सेक्शन के ऐसे सवाल हैं, किस सब्जेक्ट के ऐसे सवाल हैं जो मेरा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जो मेरा बैकबोन है, जिसमें मुझे अधिक से अधिक परफॉर्म करना है। चाहे वो करंट हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, साइंस हो सकता है। तो अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन को सबसे पहले टारगेट करना है। दूसरा आपको ये देखना है कि जब आप श्योरिटी के साथ टेस्ट सीरीज में किसी सवाल का आंसर लगाते हो, तो अगर आपने श्योरिटी के साथ 90 सवाल का आंसर लगाया है तो 90 में से कितने आपके सही हुए हैं। 85 सही हुए हैं, 88 सही हुए हैं, या 70 ही सही हुए हैं। ये कैलकुलेशन करके जाना पड़ता है। ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, फोकट की बातें तो करता ही नहीं हूँ मैं। तो ये करके जाना पड़ता है आपको एग्ज़ाम में।
कि जब आप घर पे टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगा रहे हो तो जिन सवालों में आप श्योर थे कि इसमें मैं श्योर ही श्योर हूँ, उसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं ये आपको कैलकुलेट करके जाना पड़ेगा। उस हिसाब से आप एग्ज़ाम में सवालों को लगाने की कोशिश कीजिएगा। जिससे क्या होगा, जिससे आपको ये पता होगा कि 80 सवाल अगर मैंने श्योरिटी से किए हैं तो इस 80 में से चलो 75 तो मेरे सही होंगे ही, एक पल को छोटा सा एक लिमिट ले रहा हूँ। बाकी 40 सवाल मैंने क्या किया है, 40 सवाल में मैंने रिस्क लिया है, तो इस 40 में से चलो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएंगे, बहुत सारे गलत हो जाएंगे, तो मिनिमम 22-23 तो मेरे सही होंगे ही। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 97 नंबर के आसपास बन रहे हैं। जिनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो 97 नंबर तो कोई कम नहीं होता है, 100 प्लस माइनस भी 5 जाएगा, तो इतना नंबर के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है तो ठीक ठाक है नंबर, बुरा नहीं मैं बोलूँगा। ओके। और अगर इसमें और थोड़ा सा अटेम्प्ट अगर हम बढ़ाएं, मान लो आप 100 सवाल करते हो सीओटी से हर टेस्ट में, टेस्ट सीरीज़ का स्तर वैसे तो अलग अलग होता है, और इसमें से आपके 90 तक सही हो जाते हैं मिनिमम। उसके बाद से 20 से 30 सवाल आप रिस्क खेलते हो, इसमें से भी 15-20 सवाल सही हो जाते हैं, 110 प्लस में आपके अंक बन जाते हैं, तो आप बिल्कुल क्वालिफाई हो। ये चीज़ कैसे होता है, ये कैलकुलेटेड होता है, कैलकुलेशन करके जाते हैं। जो लोग पास करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ध्यान में रखना, इन बारीक चीज़ों को नहीं बताते हैं जनरली लोग, तो इसलिए इन चीज़ों पर फोकस ज़रूर करना। और रिवीजन का भी मैंने बता दिया है, रिवीजन करना है आपको अगर इस बार एग्ज़ाम पास होना है तो, और आपके पास कोई चारा नहीं है बंधुओं। ओके। बाकी तो कोई चीज़ ऐसा है नहीं जिसको मुझे बताना है अभी आप लोगों को। टेस्ट सीरीज़ वगैरह का बता दिया है, ये रिवीजन की प्लानिंग है पूरी की पूरी थी, जो मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। बार बार एक ही चीज़ को बताने से इरिटेशन होता है, किसी को भी नहीं बताऊंगा मैं ऐसा। वो लिस्ट आपको मिल गया होगा, PDF भी शेयर कर दिया था मैंने। ओके। तो और तो कुछ है नहीं, ध्यानपूर्वक परीक्षा की तैयारी कीजिए, फालतू के मोटिवेशन से बचना है। फालतू के मोटिवेशन से बचने से दिमाग शांत रहेगा, चीखने चिल्लाने वाली चीज़ों से दूर रहो, अपना अच्छे से पढ़ाई करो, सीओटी के साथ एग्ज़ाम ज़रूर होगा आपका। ओके, ऑल द बेस्ट।